भी ये फॉरगेट गेट ने उसका काम कर दिया कि अभी के लिए ये ना प्रीवियस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन टैनिस ने क्या काम किया कि अभी के लिए इसका वेटेज कम कर दो। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें इनपुट गेट में क्या करना है, इनपुट गेट में हमें ये बताना है कि अभी ये जब जब हम यहाँ पे है तो मुझे ये कंटेक्स्ट ऐड करना होगा। मुझे ये कंटेक्स्ट नहीं, मुझे अभी ये कंटेक्स्ट ऐड करना होगा। ये कंटेक्स्ट मतलब क्या, ये नई इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि मैं अभी हीज फ्रेंड के बारे में चीजें यहाँ पे चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो अभी ये हीज फ्रेंड आपका नया इंफॉर्मेशन बन जाएगा, नया कंटेक्स्ट बन जाएगा। बिकॉज जब आप प्रीवियसली यहाँ पे थे तो राजेश के बारे में बात हो रही थी तो उसने राजेश को इम्पोर्टेंस दिया था। अभी बट आप जब इस इंस्टेंस पे हो तो आपको जल्दी से क्या करना होगा, आपके न्यूरल नेटवर्क को कि यहाँ पे हीज फ्रेंड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी होगी कि आपका न्यूरल नेटवर्क अलर्ट हो जाएगा कि अभी आप हीज फ्रेंड के बारे में बातें करोगे जब अभी करोगे। तो आपका न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से ट्रेन होगा, कैसे ट्रेन होगा कि जब आप फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो तो लाइक्स आएगा तो हिस्ट्री, और जब आप राजेश के बारे में बात कर रहे हो तो लाइक्स आएगा तो मैथ्स। तो इस तरीके से ये इंस्टेंस पे यहाँ पे नया इन्फॉर्मेशन आप ऐड करो, नया इन्फॉर्मेशन आप ऐड करो मतलब क्या, यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच हुआ था तो जैसे कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है तो वो कंटेक्स्ट जो स्विच हो रहा है उसका नया इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करोगे। सो दैट्स इट। होने से करेगा। मैं हाँ, मैं वो यहाँ पे ये सब यहाँ पे ये जो इक्वेशन के मतलब कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे वो वाली चीजें रन होगी, बट वो फंक्शन क्या कर रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज दिस थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर। और आपको ये भी चीज समझनी होगी कि जो रेंज का आउटपुट यहाँ पे आएगा वो चीजों से भी वो मतलब उसको समझ आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाओ तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो tan h है ना, मैंने आपको कहा कि वो वहां पे उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा देगा। तो जब हम यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सडनली इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, इसका वेटेज बढ़ जाएगा और ये सारी चीजों का वेटेज कम हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे ना पैरेलली बहुत सारी चीजें हो रही है। तो जैसे इसका वेटेज बढ़ जाएगा उसको ये समझ नाउ वी नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर दिस इंस्टेंस, बिकॉज वी हम यहाँ पे ये पर्सन के बारे में आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से वो जो आपका इनपुट गेट है वो नया इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेगा, मतलब इसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो उसको ऑब्वियसली समझ आएगा कि अभी उसको मतलब ये चीज अभी के लिए ध्यान में रखनी होगी बिकॉज हम ये पर्सन के बारे में आगे बात करेंगे। या तो अभी देखो यहाँ पे दिस थिंग हमने देखा। अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारा आउटपुट गेट। तो आउटपुट गेट का काम सिंपल है, अब जो अभी तक आपने देखा वही उसका काम है। आउटपुट गेट का काम क्या है, वो नया हिडन स्टेट कैलकुलेट कर रहा है। तो नया हिडन स्टेट कैलकुलेट कर रहा है मतलब देखो आपने जब आरएनएन पढ़ा था तो वो क्या कर रहा था, ये वर्ड के बारे में ये वर्ड को बता रहा था। ठीक है, क्यों कैसे बता रहा था, इसके हिडन लेयर का आउटपुट नेक्स्ट वर्ड को जा रहा था, इसके हिडन लेयर का आउटपुट नेक्स्ट वर्ड को जा रहा था। तो अभी आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि मेरे करंट वर्ड का हिडन स्टेट वो नेक्स्ट वर्ड के लिए प्रीवियस हिडन स्टेट बन जाएगा, है ना। बिकॉज क्यों, आप प्रीवियस वर्ड का हिडन स्टेट यहाँ पे ले रहे हैं ना। तो सपोज मेरा ये करंट वर्ड है तो इसका जो हिडन स्टेट होगा वो प्रीवियस वर्ड के लिए सॉरी सॉरी नेक्स्ट वर्ड के लिए प्रीवियस हिडन स्टेट बन जाएगा। और ये जो करंट वर्ड है इसका जो न्यू सेल स्टेट है वो नेक्स्ट वर्ड के लिए सॉरी प्रीवियस हिडन स्टेट बनेगा। अभी आप देखो यहाँ पे मुझे आपको एग्जैक्टली वन से मुझे आपको यहाँ पे कुछ चीजें बतानी है। मैं यहाँ पे देखो यही डायग्राम आपको ये चीज समझनी होगी कि यहाँ हिडन लेयर का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट वर्ड के हिडन स्टेट को भी जा रहा है और एट द सेम टाइम नेक्स्ट लेयर को भी जा रहा है। तो इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो मैंने आपको क्या कहा था कि या इनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है बट इनका वर्किंग सेम ही है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि मैंने क्या कहा, नया हिडन स्टेट और यही एरो में यहाँ पे दे रही हूँ विच इज आउटपुट ऑफ करंट वर्ड। मतलब
कि मेरा नया हिडन स्टेट जो है वही आउटपुट ऑफ करंट वर्ड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो हिडन स्टेट है, हिडन स्टेट एज उसके हिडन लेयर का आउटपुट, ये क्या है, यही नया हिडन स्टेट है और यही इसका आउटपुट भी, इसका आउटपुट एज वो नेक्स्ट लेयर को जो फीड करेगा। तो यही यहाँ पे इसीलिए ये एरो क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ तो क्या हो रहा है कि न्यू हिडन स्टेट ही मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी सेम होगा, जो मेरा करंट वर्ड का न्यू हिडन स्टेट है वही उसका आउटपुट भी होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, आपको समझा ये चीज कि जब ये सेम ही तो है, मुझे नहीं समझा। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, ये समझा आपको कि ये वर्ड पे जब हम काम कर रहे हैं, इसके हिडन लेयर का आउटपुट और यही वर्ड के हिडन लेयर का आउटपुट दो डायरेक्शन में जा रहा है। दो डायरेक्शन में जा रहा है मतलब क्या, यहाँ पे वो नेक्स्ट वर्ड के हिडन स्टेट को फीड हो रहा है, और बट यहाँ पे वो हिडन लेयर का आउटपुट ही तो नेक्स्ट लेयर को जा रहा है ना, नेक्स्ट लेयर को। या ये अगर आउटपुट लेयर बन गया तो यही इसको फीड हो रहा है। सो ये सेम चीज मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ, ये सेम चीज मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि ये भी न्यू हिडन स्टेट बनेगा और यही चीज तो उसकी आउटपुट, अभी समझा आपको? देखो यहाँ पे भी डायग्राम चेंज हो चुका है, सो नाउ ऐसा मत करो कि लाइक डायग्राम चेंज हो गया तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, कि हिडन स्टेट जो कैलकुलेट हो रहा है मेरे करंट वर्ड का, वही मेरे, इज दिस क्लियर? और ये आपको ये और एक चीज समझनी होगी, या फिर मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ। मुझे बताओ, ये यहाँ पे भी जा रहा है और ये एट द सेम टाइम यहाँ पे भी जा रहा है। अभी समझा आपको? यस। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे हम, या अभी, हाँ बस हम आउटपुट गेट पे थे, तो आउटपुट गेट इज वेरी, मतलब यहाँ पे उसका उसका जो काम है वो तो अभी बहुत सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, हम हिडन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं। बिकॉज हिडन स्टेट का हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज हम वो नेक्स्ट वर्ड को सेंड कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वर्ड को क्यों सेंड कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट वर्ड को प्रीवियस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। सो आउटपुट गेट का काम सिंपल है। अभी देखो मैंने यहाँ पे आउटपुट गेट ड्रॉ किया, उसके पहले हम थोड़ा सा ये ऊपर का देख लेते हैं। ये जो न्यू सेल स्टेट है ना, हमने जो इनपुट गेट में कैलकुलेट किया था, तो ये ऊपर के फ्लो से वो आउटपुट गेट को यहाँ पे, यहाँ से वो फ्लो होगा, यहाँ से वो फ्लो होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी देखो, ये जो आपका सीटी है, ये सीटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अब फ्लो देखना बहुत ही सिंपल है। सीटी मीन्स योर न्यू सेल स्टेट। तो यहाँ देखो, सीटी -1 क्रॉस एफ टी प्लस सीटी बार क्रॉस एफ टी, मतलब ये सिंपल है, या फ्लो की मदद से समझ रहे हो कि सीटी, ये अगर आप वन सेक, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सीटी -1 क्रॉस एफ टी यहाँ से आया था। अगर हमने फॉरगेट गेट देखा था तो आपको याद होगा कि सीटी -1 क्रॉस एफ टी यहाँ से आया था। फिर हमने हमारे इनपुट गेट को वो यहाँ पे आया था। फिर उसके बाद में अभी हमें क्या देखना है, सीटी कैसे आया। और देखो टैन एच का जो आउटपुट है सीटी बार है, सिग्मोइड का जो आउटपुट है वो आई टी है। तो ये दोनों का क्रॉस, और वो पहला क्रॉस हमने देखा कि वो फॉरगेट गेट से कैसे आ रहा है। तो हमें अगर सीटी निकालना होगा तो आप फ्लो देखो, सीटी -1 क्रॉस एफ टी प्लस सीटी बार क्रॉस आई टी, दैट्स इट। तो ये ऐसा बन गया। तो अभी ये जो सीटी है ना, अभी ये जो सीटी जो है वो यहाँ से हमारे आउटपुट गेट को जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये मैंने वो सीटी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, देन हमारा एच टी -1 एक्स टी, देन सिग्मॉइड। अभी मैंने सिग्मॉइड के आउटपुट को नाम दिया है ओटी। सो सिग्मॉइड ऑफ उसका कुछ वेट होगा, ये दोनों इनपुट्स होंगे, एंड देन प्लस उसका कुछ बायस होगा। उसके बाद में अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो कि ये tan h को मिल रहा है ct, तो यहाँ पे मैंने tan h के आउटपुट को नाम दिया है 10 ct, सो दैट विल बी tan h ऑफ ct। ठीक है, अभी देखो
यहाँ पे अभी मुझे क्या चाहिए, मैंने न्यू हिडन सेट को नाम दिया है एच टी, और मैंने आपको कहा कि इसका जो करंट वर्ड का आउटपुट है वो भी सेम ही होगा, इसीलिए मैंने एच टी यहाँ पे भी लिखा, मैंने एच टी यहाँ पे भी लिखा। सो दिस इज वेरी क्लियर नाउ। तो एच टी इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एच टी यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ टी इंटू टेन सी टी, दैट्स इट। ओ टी इंटू टेन सी टी, टेन सी टी की वैल्यू आपको पता है, tan ऑफ सी टी। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज समझनी है, आउटपुट गेट में ज्यादा समझने का है ही नहीं, बिकॉज क्या है कि आपने जब आरएनएन से देखते आ रहे हो, आरएनएन से क्या देखते आ रहे हो कि जब आप हर एक वर्ड पे काम कर रहे हो, तो उसका हिडन लेयर का जो आउटपुट है, जिसको हम हिडन स्टेट कहते हैं, वो नेक्स्ट वर्ड को फीड होता है, वो नेक्स्ट वर्ड को फीड हो रहा है। तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट सारे वर्ड्स है उनको प्रीवियस सारे वर्ड्स के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम आउटपुट गेट एक्चुअली एलएसटी में आउटपुट गेट ये चीज हैंडल करता है जो हिडन स्टेट कैलकुलेट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड का एग्जांपल लूं, मैं सपोज लाइक्स वर्ड का एग्जांपल ले रही हूँ, तो आउटपुट गेट इसका हिडन स्टेट कैलकुलेट करेगा, वो नेक्स्ट वर्ड को दे देगा, तो मैथ्स को लाइक्स के बारे में बताऊंगा। और आपको ये भी पता है कि वो इसके हिडन स्टेट में इसका भी कुछ है, मतलब इसका भी इनपुट फीड हुआ है, तो मैथ्स को ये दोनों वर्ड के बारे में पता होगा। तो आउटपुट गेट का बहुत सिंपल है कि मैं सपोज अगर मैथ्स पे काम कर रही हूँ, तो मैथ्स का जो मेरा हिडन स्टेट कैलकुलेटर होगा वो नेक्स्ट वर्ड को जाएगा, फिर नेक्स्ट वर्ड को मेरे प्रीवियस वर्ड के बारे में पता होगा। मतलब कि आउटपुट गेट कौन सा काम कर रहा है, कि आउटपुट गेट ये वाला काम कर रहा है। आउटपुट गेट ये कैलकुलेट करने का काम कर रहा है, और फिर वो नेक्स्ट वर्ड को फीड हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेगा और वो नेक्स्ट वर्ड को फीड हो जाएगा। सो वो हिडन स्टेट कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं मतलब इतना ही था हमारा एलएसटीएम, बट मुझे आपको यहाँ पे एक चीज बतानी है कि अगर आपको इतना भी पता है कि सबसे पहले कौन कौन से गेट है, आपका फॉरगेट गेट है। फॉरगेट गेट में आपको पता है कि वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा है, और वो अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं कर रहा। आपको पता है कि इनपुट गेट नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, उसके बाद में आपका आउटपुट गेट क्या कर रहा है, नया हिडन स्टेट कैलकुलेट कर रहा है, बिकॉज उसको उसको नेक्स्ट वर्ड को भी फीड करना होता है, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट वर्ड है उसको प्रीवियस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। सो इतना भी पता है तो इट्स वेल एंड गुड, एंड मैथमेटिकल इंट्यूशन हमने देख लिया। सो दिस का मतलब आप इस तरीके से उसको समझ सकते हो, बिकॉज देखो ये जो है थोड़ा बैकएंड उसका है हार्ड, और उसके बाद में लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उसके पहले इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स है इसके। देखो ये जो है ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो वो ना ट्रेन होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। उसका एक आपका मतलब कॉम्प्लेक्स है, इसी की वजह से वो ट्रेन होने के लिए मेमोरी ज्यादा लेगा। और अभी आपको पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जितना जितना परफेक्ट होते जाता है, उतना उतना उसके ओवरफिट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो हमारा एलएसटी ओवरफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने इसके ड्रॉबैक्स देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है। ठीक है, सो वेयर इज दैट, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। देखो अभी आपने ये पांडास नंपा ये सब इंपोर्ट किया, दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर यू। मैंने वही फाइल ली जो सेंटिमेंट एनालिसिस में आपने देखी होगी। देन उसके बाद में मैंने क्या किया, 1000 सैंपल्स को उठाया। तो दिस इज ऑब्वियसली कि अभी आप रियल लाइफ में 1000 सैंपल्स को नहीं उठाते हो, सो टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए लाइक हम 1000 सैंपल्स को उठाते हैं। अदरवाइज आप पूरा का पूरा जो न्यूरल नेटवर्क है, कोई भी एल्गोरिदम है, वो पूरे के पूरे डेटा पर आप मतलब वो अप्लाई करते हो। देखो अभी मैंने 1000 सैंपल्स को उठाया, रीसेट इंडेक्स किया, उसके बाद में मुझे क्या मिला, 1000 रोज मिले। फिर उसके बाद में मैंने ट्रेन टेस्ट क्लिक किया, दिस यू ऑल नो। उसके बाद में मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, ये दिस आल्सो यू नो। अभी ये जो प्री प्रोसेसिंग के फंक्शन है ये भी आपको पता है कि लाइक मैंने मेरीबोलांस का फंक्शन देखा, उसमें बहुत सारी चीजों को स्पेस से रिप्लेस किया। इसको आप अकॉर्डिंग टू योर डेटा चेंज कर सकते हो। देन मैंने कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग के लिए फंक्शन लिखा, असेंडेड कैरेक्टर्स के लिए लिखा। देन स्टॉप वर्ड्स में से नेगेटिव वर्ड्स को रिमूव कर दिए। देन उसके बाद में क्लीनिंग में बहुत सारी चीजें की, देन व्हाट इज दिस, आपने स्टॉप वर्ड को रिमूव किया, पंक्चुएशन को रिमूव किया, ये सब सारी चीजें आपने की। उसके बाद में अभी आपने लेमेटाइजेशन के लिए फंक्शन लिखा एंड ऑल ऑल दोस थिंग्स।
तो अभी आपको पता है कि ट्रेन डेटा है और मैंने क्लीन टेक्स्ट लाइक क्लीन ट्रेन लिया, तो मैं एक एक फंक्शन को अप्लाई कर रही हूँ, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे भी भाई कि मैं एक एक फंक्शन को अप्लाई कर रही हूँ, उसको कैरी फॉरवर्ड करूँ, ताकि हमारी प्री प्रोसेसिंग हो जाए। फिर प्री प्रोसेसिंग के बाद अभी अभी अब हम देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट प्रीप्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट टोकनाइजर। अभी ये टोकनाइजर वो वाला टोकनाइजर नहीं है जो हमने सेंटेंस टोकनाइजेशन, वर्ड टोकनाइजेशन देखा, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ डिफरेंट चीजें कर रहा है। ये एक्चुअली वर्ड इंडेक्सिंग करता है। वर्ड इंडेक्सिंग मतलब क्या? वर्ड इंडेक्सिंग मतलब क्या कि वो टेक्स्ट में के अंदर के जो वर्ड्स है वो वर्ड्स नहीं पास कर रहा, वो वर्ड के रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस पास कर रहा है, रिस्पेक्टिव इंडेक्स पोजीशंस पास कर रहा है, ये इंडेक्सिंग करता है। और वर्ड इंडेक्सिंग मतलब क्या? वर्ड पास कर रहे हैं, आप वर्ड का रिस्पेक्टिव इंडेक्स पास कर रहे हो। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो अभी देखो हम ये टोकनाइजर को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैक्स वर्ड्स लिए 1000, विच इज मैंने वोकैबुलरी साइज यहाँ पे डिफाइन की, मैंने टोकनाइजर को इनिशिएट किया। तो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स आप ये वाला डाल दोगे। उसके बाद में आपको पता है कि आप ओवी का जो आपका कॉलम है वो क्या करता है वो आपको पता है, तो आप यहाँ ऑल टुगेदर ओवी को स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रेनिंग सेंटेंसेस की लिस्ट ही बना दी मैंने, मतलब जो आपके ट्रेनिंग सेंटेंसेस है उसकी मैंने लिस्ट बना दी, जो टेस्टिंग सेंटेंसेस है उसकी भी मैंने लिस्ट बना ली। दिस इज सिंपल। अभी देखो अभी मुझे क्या करना है, ये क्या करता है एक बार जरा बताएंगे? ये वाला कौन सा वाला? हाँ, ये ओवी। ओवी, वन सेकंड, मैं हमने देखा था बट मैं रिवाइज हाँ। करा देती हूँ कि ओवी क्या करता है। आपके जो सपोज देखो यहाँ पे मतलब ओवी क्या करेगा, जो आपके जो फीचर्स बने हैं आपके वर्ड्स के, अगर आपको याद होगा कि अगर सपोज वो वर्ड वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो वो वहां पे उसमें +1 कर जाता है। ओवी का फुल फॉर्म है आउट ऑफ वोकैबुलरी। वो क्या करता है कि अगर कोई वर्ड प्रेजेंट नहीं है वहां पे फीचर्स में, तो ओवी के कॉलम में वो वर्ड की काउंट के जगह पे या वो वर्ड के व्हाट इज दैट, अभी सपोज यहाँ पे मैंने मतलब आप यहाँ पे क्या होगा, वो वर्ड अभी वो फीचर्स में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो अभी वो वर्ड को तो फीचर में प्रेजेंट नहीं है, तो उसका काउंट या फिर उसका जो भी चीजें हैं यहाँ की सिचुएशन में मैं कह सकती हूँ कि उसका अगर वो वर्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसके इंडेक्स यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ना, तो अगर नहीं है तो वो वहां पे ओ में +1 करते जाएगा। मतलब सपोज मैंने मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा मेरा जो एक वर्ड आया वो टू, मतलब सपोज 2-3 अननोन वर्ड्स आए, तो वो 2-3 अननोन वर्ड्स के लिए वो +1 करते जाएगा, और सपोज 3 अननोन वर्ड्स है तो वहां पे 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब हमने काउंट वैक्टराइजर देखा था तो ये कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे क्या कर +3 कर देगा, मतलब जितने अननोन वर्ड्स आए हैं वो काउंट कर देगा, ऐसा क्या मैम? या एग्जैक्टली मतलब जितने अननोन वर्ड्स आए वो बस कितने नंबर ऑफ अननोन वर्ड्स है वो वहां पे उसका काउंट रिटर्न करेगा, बिकॉज अदर देन दिस लाइक फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बट ये ओवी में उतना होता है कि ये आपका करेक्ट है कि जितने नंबर ऑफ अननोन वर्ड्स उसको मिले उतना वो काउंट वहां पे वो डॉक्यूमेंट के लिए रिटर्न करेगा, बिकॉज है ना, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग नंबर ऑफ अननोन वर्ड्स होंगे इसके लिए। इज दिस क्लियर? तो फिर वो हैंडल क्या? वो उसको हैंडल नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से वो टेक्स्ट डेटा को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि लेकिन एट द एंड क्या होगा वहां पे कि सपोज मेरा मतलब जो उसका व्हाट इज दैट, आप एक चीज समझो कि हर एक डॉक्यूमेंट के लिए उसके आउट ऑफ वोकैबुलरी थोड़े से नंबर ऑफ वर्ड्स डिफरेंट हो गए, तो हम एट द एंड क्या कर रहे हैं,
एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट का न्यूमेरिकल फॉर्मेट हमें रिटर्न करना है। तो ये ओवी की वैल्यू है, थोड़ी बहुत डिफर होगी हर एक डॉक्यूमेंट में, तो वो भी एक स्पेसिफिकेशन का जरिया हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो ओवी है वो इतने हैं, तो थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंट एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके अलावा एक्चुअली हम इसको हैंडल नहीं करना है, एक्चुअली ओवी हैंडल कर रहा है अननोन वर्ड्स को। इज दिस क्लियर? इसको हमें, ये एक अनदर फीचर की तरह ही काम करता है। इसमें बस हम क्या कर रहे हैं कि कोई अगर आउट ऑफ वोकैबुलरी, जो आपकी मॉडल की वोकैबुलरी बन रही है ट्रेनिंग के वक्त, अगर कोई आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड आ गया तो वो उसका काउंट काइंड ऑफ हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। सो इज दिस क्लियर? यहाँ पे इसको हैंडल वो नहीं करना है, समझ गया ये कि हैंडल। मतलब ना, हाँ, yes, yes. क्योंकि वो काउंट का फिर मतलब नहीं होगा। मतलब अब नहीं वो, हम लोग हाँ काउंट क्यों करते हैं या कि ये रेगुलर वर्ड है राइट, तो वो कितना हाँ फ्रीक्वेंसी आया कि वेटेज उसका कितना है। मतलब अगर काउंट वेक्टराइजेशन में कैसा था कि नंबर्स ऑफ टाइम मतलब उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा, दैट मीन्स कि उसका वैल्यू थोड़ा कम है, डिफरेंट हो जा रहा है राइट। तो ये यहाँ पे वो भी अगर हम लोग काउंट करते हैं तो फिर उसका मतलब वो उसका इनपुट क्या है, मतलब पर्टिकुलर हम लोग ने टेक्स्ट के उसमें से अगर हम लोग ये इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका फिर मतलब क्या हुआ, वैसा मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ। मुझे आपका कंसर्न समझ गया। एक्चुअली ओवी का एनएलपी में प्रोविजन इसके लिए है कि जो अननोन वर्ड्स वोकैबुलरी में नहीं है वो उसको हैंडल करे। बट एक्चुअली अगर आपको समझ रहा होगा कि ओवी का जिस मतलब थोड़ा सा आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं। बट देखो मैं आपको बताती हूँ, सपोज हम यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर में है, मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट का न्यूमेरिकल फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले वर्ड का काउंट 2 था, 4 था, 5, देन 1 2, देन 0 वो है नहीं तो 0 0 0। अभी ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये है आपका ओ ओ वी का कॉलम, ठीक है, ओ ओ वी। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज इसमें आए अननोन वर्ड्स सपोज 3। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहली बात वो वर्ड का कुछ इतना कंसिडरेशन भी नहीं हो रहा, बिकॉज हम मल्टीपल वर्ड्स का काउंट यहाँ पे दे रहे हैं, उनको अलग तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिला, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब मैं सपोज यहाँ पे सेकेंड डॉक्यूमेंट ले रही हूँ, सेकेंड डॉक्यूमेंट में 3 4 1 देन 0 0 0 देन सपोज 1, ठीक है, यहाँ पे 1। तो ये मेरा सेकेंड डॉक्यूमेंट था, तो इसमें ना अननोन वर्ड्स आ गए सपोज 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ सकते हो कि दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर्मेट ऑफ दिस फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर्मेट ऑफ दिस सेकेंड डॉक्यूमेंट। बट एटलीस्ट क्या हो रहा है कि ये जो मेरा न्यूमेरिकल फॉर्मेट है ये डॉक्यूमेंट के लिए इतना स्पेसिफाई तो हो रहा है कि ऐसा न्यूमेरिकल सपोज फॉर्मेट है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ये इतना मतलब इसका यूज हो सकता है। बाकी अदर देन दैट अगर आप इसके ड्रॉबैक्स निकालने की कोशिश करोगे तो ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे हैं। कि पहली बात तो ये एग्जैक्टली क्या मतलब, देखो मतलब अगर मल्टीपल वर्ड्स आ रहे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं एक वर्ड का काउंट दे रही थी, ये दूसरे वर्ड का काउंट दे रही थी, ये तीसरे वर्ड का काउंट दे रही थी। बट ओवी में तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल टुगेदर 3-4 वर्ड का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं कि सपोज 3 अननोन वर्ड्स आए थे तो मैं उसको 3 अननोन वर्ड्स मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ। अदर देन दैट इसका कोई यूज नहीं एज इन की एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली मुझे आपका कंसर्न समझ गया। ये जब मैं सिखाती हूँ मुझे भी पता है कि ये ओवी ऐसे इतना कुछ कर नहीं रहा। बट आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, ये एक चीज उसके आप पॉजिटिव थिंग्स देखो। सबसे पहले क्या है, अननोन वर्ड्स तो फिर कहीं पे उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, तो यहाँ पे उनको रिकॉग्निशन मिला इन द फॉर्म ऑफ काउंट। देन अदर देन दैट ये जो पहला डॉक्यूमेंट है, नेक्स्ट टाइम भी ये इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वो दूसरे वर्ड्स का काउंट दे रहा है। बट ये ओओवी भी तो एक अलग स्पेसिफिकेशन फैक्टर है ना। कि सपोज देखो मुझे बताओ कि यहाँ पे सपोज एक ऐसा डॉक्यूमेंट आया कि सपोज उसका ये वाला पार्ट सेम है, ऐसा नहीं होगा बट तभी भी एक चीज बता रही हूँ, बट उसके ओओवी डिफरेंट है लेकिन इसका ओवी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डॉक्यूमेंट हमेशा इस तरीके से स्पेसिफाई होगा और फिर वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा कि ये डॉक्यूमेंट तो डिफरेंट है, ये डॉक्यूमेंट तो डिफरेंट है।
नाउ इज दिस क्लियर? एक्चुअली या आपका जो क्वेश्चन है वो सही था कि ओवी फिर क्या कर रहा है, हम तो मतलब काउंट कर रहे हैं जो भी है, बट उसका फंक्शन ये है, उसका मेन चीज क्या है कि आपको पूछा जाता है कि अननोन वर्ड्स को फिर हैंडल कैसे किया जाता है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस थिंग कि ओवी का प्रोविजन होता है। फिर इंटरव्यूअर अगर आपको पूछे कि फिर लेकिन हाँ, ओवी इंटरव्यू में पूछा था मैम, इसके लिए पूछा मैंने। हाँ मुझे आई गॉट इट। सो सपोज आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि लेकिन फिर यहाँ पे कुछ भी तो नहीं हो रहा, मतलब रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रहा है, कि इंडिपेंडेंट वर्ड्स को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? ठीक है, नहीं मिल रहा है, वो अननोन वर्ड्स को हैंडल कर रहा है, बट ये डॉक्यूमेंट हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। आप ये भी बोल सकते हो उसको कि दिस इज ऑल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर, कि ये यही डॉक्यूमेंट है, मैं इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, बिकॉज जिस तरीके से ये नंबर काम कर रहा है उसी तरीके से ये नंबर भी काम कर रहा है। ये नंबर काम क्या कर रहा है कि सपोज मैं काउंट वेक्टराइजर की बात कहूँ, तो काउंट वेक्टराइजर क्या कर रहा है, उसकी लैंग्वेज में पहला डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखता है। चलो मैं ये ओवी को सब हटा भी देती हूँ, सपोज आप कंसिडर करो कि ये ओवी यहाँ पे नहीं है, तो हमारे काउंट वेक्टराइजर का मतलब क्या है कि मेरा पहला डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा है, और बस मैं और एक ओ भी ऐड कर रही हूँ, तो उसका मीनिंग भी वही है कि मेरा पहला डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है, मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो दिस शुड बी योर आंसर कि या आई नो दैट लाइक डिफरेंट वर्ड्स आर नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन when we are considering OOV column, because just what we are doing is for every word we are just adding one word, numerical over here, one number over here, but then it is also specifying that particular document। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जांपल आपको देना होगा कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई कर रहा है, बिकॉज ओओवी की वैल्यू डिफरेंट होगी, या फिर सपोज ये वैल्यू सेम होगी, तो मतलब ये वैल्यूज ऑब्वियसली सेम नहीं होगी, बट ये डॉक्यूमेंट को आप इस अलग तरीके से दिखा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपके मतलब अभी आपके काउंट वेक्टराइजर में क्या सेव हो जाएगा कि मुझे अगर पहला डॉक्यूमेंट है तो ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू को भी आप इसी तरीके से लो, बिकॉज एट द एंड हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट का न्यूमेरिकल फॉर्मेट यहाँ पे हमें सेंड करना है। तो हाँ, हमने ओवी इसको नेम दिया ये कॉलम को, वो उसका थोड़ा सा फंक्शन भी डिफरेंट है, बट आप इसको किस तरीके से लोगे? दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज माई सेकेंड डॉक्यूमेंट, तो आप उसको इस तरीके से लोगे। सो इज दिस क्लियर नाउ? Can we find words in OOV? नो, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है कि आप बस +1 करते जा रहे हो, कौन से वर्ड के लिए। यहाँ पे बस आप ये चीज स्पेसिफाई कर रहे हो कि इसमें कितने अननोन वर्ड्स आए थे, मतलब है ना, वो नहीं हो पाएगा, मतलब इवन। और अगर आप देख सकते हो काउंट वेक्टराइजर में, मतलब वो आप मतलब ओवी को फेच भी नहीं कर सकते, वो रहता है बट यू कैन फेच इट। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी हम क्या देख रहे थे, हमारा टोकनाइजर क्या करता है, वर्ड की जगह पे लाइक वर्ड सेंड नहीं करता, वो उसकी इंडेक्स वैल्यू सेंड करता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने मैक्स वर्ड स्पेसिफाई किया विच इज 1000, उसके बाद में अभी देखो यहाँ पे हम टोकनाइजर को इनिशिएट कर रहे हैं, देन नंबर ऑफ वर्ड्स में हम मैक्स वर्ड सेंड कर रहे हैं, बिकॉज वो उसका पैरामीटर है, हम ओवी टोकन को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। देन अभी देखो मुझे क्या चाहिए, जब मुझे टोकनाइजर को डेटा देना है तो मुझे क्या चाहिए, मेरे सारे के सारे जो सेंटेंसेस है वो एक ही लिस्ट में चाहिए, मेरे सारे के सारे सेंटेंसेस जो भी सेंटेंसेस है वो एक ही लिस्ट में चाहिए। तो ट्रेनिंग डेटा को भी मैंने एक ही लिस्ट में सेंड किया और टेस्टिंग डेटा को भी मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया। अभी देखो मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेनिंग डेटा पर ये टोकनाइजर को जो है फिट ट्रांसफॉर्म करना होगा और टेस्टिंग डेटा पे मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो इसका थोड़ा डिफरेंट है, मतलब फीड ट्रांसफॉर्म का व्हाट इज दैट सिंटैक्स। अभी देखो मैंने टीके ये वेरिएबल में टोकनाइजर इनिशिएट किया, देन टीके डॉट फिट ऑन टेक्स्ट मतलब क्या, अभी मैं जस्ट ट्रेनिंग डेटा पर फीड कर रही हूँ, अभी मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, मैंने जस्ट फीड किया।
उसके बाद में एक्सट्रेन सीक्वेंस इक्वल्स टू टीके डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस। टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस मतलब क्या, अभी मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ और मैंने ट्रेनिंग डेटा पे कर रही हूँ। उसके बाद में अभी मेरे ट्रेनिंग डेटा पे हो गया फिट ट्रांसफॉर्म, अभी मैं टेस्टिंग डेटा पे जस्ट क्या करूंगी, ट्रांसफॉर्म। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा आपको, फिट का सिंटैक्स यहाँ पे फिट ऑन टेक्स्ट है और ट्रांसफॉर्म का सिंटैक्स यहाँ पे टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस है। इसीलिए मैंने बस टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस ही किया हमारे टेस्टिंग डेटा पर, बिकॉज आपको पता है कि हम टेस्टिंग डेटा पर बस ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अभी देखो इसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट क्या है, ये मेरा पहला सेंटेंस है। हाँ, तो ये पहला सेंटेंस जो है, इसमें मैं वर्ड नहीं पास कर रही, मैं उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स पास कर रही हूँ। इज दिस क्लियर? ये समझा सबको कि अभी मेरा पहला सेंटेंस ऐसे दिखता है, बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके वर्ड नहीं पास कर रही, मैं वो वर्ड का इंडेक्स पास कर रही हूँ। ये मेरा पहला सेंटेंस है ना, बिकॉज ये सिंपल है। वर्ड इंडेक्सिंग मतलब क्या, आप वर्ड नहीं पास कर रहे, आप आपके वर्ड के इंडेक्स पास कर रहे हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें ना पैडिंग करना होगा। सो क्यों करना है, क्या रहता है, ये सब हम देखेंगे। तो टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंस से आप पैड सीक्वेंसेस इंपोर्ट कर रहे हो, और मुझे अभी मेरे मॉडल को मेरे सारे के सारे जो सेंटेंसेस है मुझे वो देने हैं, बट मुझे उनकी लेंथ सेम रखनी होगी। दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मैक्सिमम वर्ड्स पर सेंटेंस होंगे 500, मतलब मैक्स लेंथ ऑफ एवरी सेंटेंस होगी 500। अभी क्या होगा, अभी बहुत सारे सेंटेंसेस की लेंथ 500 से कम होगी, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे पैडिंग करना होगा। कि मतलब मैं क्या करूंगी, सपोज मेरे पास 300 लेंथ का सेंटेंस है, बस मुझे तो 500 सेंड करना है ना, 500 सेंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, 200 जीरो उसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं पैडिंग। तो अभी मतलब फिर क्या हो जाएगा, मेरे ये रिव्यू का जो लेंथ है वो 500 हो जाएगा, बिकॉज वो उसकी लेंथ एक्चुअली 300 थी, बट मैंने क्या कर दिया, उसमें लास्ट में 000 ऐड कर दिया और मैंने उसको 500 बना दिया। बट अभी देखो, ये जो पैडिंग होती है ये दो टाइप की होती है, पोस्ट पैडिंग एंड प्री पैडिंग। पोस्ट पैडिंग मतलब आप लास्ट में 0 ऐड कर रहे हो, प्री पैडिंग मतलब आप पहले 0 ऐड कर रहे हो। तो लेकिन आप एनएलपी में पोस्ट पैडिंग करते हो, क्यों? बिकॉज हमारे लिंग्विस्टिक रिसर्चर्स का कहना है कि जो आपके टेक्स्ट में जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पोस्ट पैडिंग करेंगे। उसके बाद में द अनदर थिंग इज विच इज ट्रंकेटिंग। ट्रंकेटिंग मतलब क्या, कि अगर मेरा कोई सेंटेंस है जिसकी लेंथ 500 से ऊपर जा रही है, 500 से ऊपर जा रही है, तो हमें ट्रंकेटिंग करना होगा। सपोज उसकी लेंथ है 700, तो मैं लास्ट के मतलब अगर मैं पोस्ट ट्रंकेटिंग करूंगी तो मैं उसके वो एक्स्ट्रा के वर्ड हटा के मैं उसको 500 लेंथ में लाके रख दूंगी। तो अभी ना ट्रंकेटिंग भी दो टाइप की होती है, पोस्ट प्री। तो पोस्ट मतलब क्या है, आप लास्ट के वर्ड्स हटा रहे हो, और प्री मतलब क्या, पहले वर्ड्स हटा रहे हो। अगेन दी सेम रीजन कम्स इन पिक्चर, कि जो ट्रंकेटिंग है वो आप पोस्ट ही यूज करते हो एनएलपी में, बिकॉज लिंग्विस्टिक रिसर्चर्स का कहना है कि पहले वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्री ट्रंकेटिंग नहीं करोगे, आप पोस्ट ट्रंकेटिंग करोगे। तो अभी मुझे बताओ, पैडिंग एंड ट्रंकेटिंग ये दोनों आपको समझ में आए क्या? Yes, है ना ये? ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर पैडिंग करना होगा, तो मैं एक्सट्रेन दे रही हूँ, एक्सट्रेन सीक्वेंस, देन पैडिंग में मैं पोस्ट दे रही हूँ। मैक्स लेंथ मतलब क्या, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एवरी सेंटेंस, और उसके बाद में ट्रंकेटिंग मैंने पोस्ट दिया है। सेम चीज मैंने हमारे टेस्टिंग डेटा पर भी की है। ठीक है, तो अभी अगर इसका रिजल्ट देखोगे, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका पैडिंग हो चुका है। अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी हम सिंपल आरएनएन बिल्ड करेंगे। तो सिंपल आरएनएन के लिए मैं मतलब सिंपल आरएनएन वो जितने भी एल्गोरिथम्स है उसके लिए, या न्यूरल नेटवर्क है उसके लिए, ये सब लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स किया। डेंस आपको पता है, एम्बेडिंग में बताऊंगी, और सिंपल आरएनएन हम बिल्ड कर रहे हैं, बायडायरेक्शनल का यूज कैसे करना है बताऊंगी मैं, और एलएसटीएम हमने, ये सब सारी चीजें हमने यहाँ से इंपोर्ट की है। उसके बाद में सिक्वेंशियल
ये ऑप्टिमाइजर आपको पता है, उसके बाद में अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग मतलब पता है तभी थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज आपने इपॉक्स 10 पास किए, फिर अर्ली स्टॉपिंग क्या करता है, अगर आपका न्यूरल नेटवर्क 5th इपॉक पे मतलब तक ही लर्न कर रहा है, तो वो 5th इपॉक तक ही रुक जाएगा, वो आगे के मतलब व्हाट इज दैट आइटरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो पेशेंस होता है, यहाँ पे एक पेशेंस पैरामीटर है, तो वो क्या कहेगा, हाँ ठीक है अर्ली स्टॉपिंग ने देख लिया कि 5th इपॉक तक ही वो लर्न कर रहा है, हम 5th इपॉक तक ही रुकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है यहाँ पे कि पेशेंस एक पैरामीटर आता है, मतलब पेशेंस पैरामीटर क्या है कि 5th इपॉक तक वो ट्रेन हो रहा है, लेकिन पेशेंस क्या करेगा, आगे के 3, जैसे मैं 3 दिया ना यहाँ पे, तो आगे के 3 इपॉक भी यहाँ पे एक्चुअली आइटरेट करेगा। और फिर वो अगर ये 3 इपॉक में से कोई भी एक इपॉक में लर्निंग हो रहा है बाय चांस, तो फिर वो क्या करेगा, 10 पूरे इपॉक आइटरेट करेगा। और अगर ये तीनों में से नहीं लर्निंग हो रहा है, तो फिर वो 5 पर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ। अभी देखो यहाँ पे हमने अर्ली स्टॉपिंग को इनिशिएट किया। ठीक है, मॉनिटर मैंने ये लिया और देन रिस्टोर बेस्ट वेट, मतलब वो बेस्ट वेट्स को रिस्टोर करेगा। उसके बाद में अभी देखो यहाँ पे दिस इज आपने मॉडल इक्वल्स टू सिक्वेंशियल किया, देन एम्बेडिंग डायमेंशन आपने 50 लिया। एम्बेडिंग डायमेंशन मतलब क्या, देखो ये है आपकी एम्बेडिंग लेयर। ये एम्बेडिंग लेयर आपके वर्ड्स के वर्ड एम्बेडिंग्स रिटर्न करेगी, विच जो वेक्टर्स रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे आपको ये वेक्टर साइज भी डिफाइन करनी होगी, तो दिस इज दी वेक्टर साइज की मेरे हर एक वर्ड का वेक्टर का साइज ये होगा। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्बेडिंग लेयर को ऐड किया। एम्बेडिंग लेयर बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो मैंने इनपुट डायमेंशन में हमारे मैक्स वर्ड मतलब क्या, मैंने जब वोकेबलरी साइज डिसाइड की थी, तो ये मैंने 1000 डिसाइड की थी, तो वो मैं यहाँ पे मैक्स वर्ड्स में डाल रही हूँ एंड +1 कर रही हूँ बिकॉज ओवी। ठीक है, अभी देखो आउटपुट डायमेंशन में मैंने क्या डाला यहाँ पे, एम्बेडिंग डायमेंशन, बिकॉज आपको सॉरी मैं यहाँ पे आ गई, हमें सिंपल आरएनएन देखना था ना। तो अभी देखो आउटपुट डायमेंशन में सिंपल, आउटपुट डायमेंशन में कि आपके हर एक वर्ड का वेक्टर की साइज क्या होगी, तो वो मैंने पहले स्पेसिफाई कर दी थी। देन इनपुट लेंथ क्या होगी, आपके हर एक वर्ड की हर एक सेंटेंसेस की लेंथ क्या होगी। हर एक सेंटेंस की लेंथ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, मैक्स वर्ड पर सेंटेंस। ठीक है, तो हमने एम्बेडिंग लेयर ऐड की। ठीक है, एम्बेडिंग लेयर ऐड करने के बाद हम अभी क्या करेंगे, हमारा सिंपल आरएनएन बिल्ड करेंगे। तो मैंने ऐसे ही लाइक यूनिट्स इक्वल्स टू 64 दे दिया, विच इज आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अभी रिटर्न सीक्वेंसेस इक्वल्स टू ट्रू मतलब क्या, रिटर्न सीक्वेंसेस इक्वल्स टू ट्रू मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो आपका हिडन लेयर का आउटपुट है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है या होना चाहिए। तो आप जब ये यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो रिटर्न सीक्वेंसेस इक्वल्स टू ट्रू मतलब क्या कि ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो या तो दिस इज दी एंड उसके बाद में आपने एक लेयर ऐड किया। उसके बाद में यहाँ पे सिग्मॉइड है, इसके वजह से मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिया। देन ऑप्टिमाइजर तो ये ही सही होता है। उसके बाद में मैट्रिक्स मैंने एक्यूरेसी लिया। उसके बाद में मैंने मॉडल को फिट कर दिया एंड देन ये दिस थिंग्स ऑल यू नो, लाइक ट्रेनिंग डेटा मैंने पास किया, देन बैच साइज एंड इपॉक्स, देन वैलिडेशन डेटा, देन उसके बाद में कॉल बैक्स में ESQ, बिकॉज मैंने अर्ली टॉपिक को ES ये वेरिएबल में इनिशिएट किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्ड सिंपल आरएनएन। ठीक है, अभी यही कोड कॉपी किया है और मैं डीप आरएनएन बिल्ड करूंगी। डीप आरएनएन मतलब कुछ नहीं, डीप आरएनएन मतलब जब भी आप मोर देन 1 लेयर ऑफ सिंपल आरएनएन यूज कर रहे हो, तब उसको कहते हैं डीप आरएनएन। मतलब जैसे ही मोर देन 1 सिंपल आरएनएन की लेयर आप यूज कर रहे हो, उसको कहेंगे वो न्यूरल नेटवर्क को डीप आरएनएन। सो नाउ यू कैन टेल कि यू नो डीप आरएनएन आल्सो। उसके बाद में बाय डायरेक्शनल, देखो वही कोड है और मुझे बाय डायरेक्शनल आरएनएन अगर मुझे मतलब करना है ट्रेन, तो यहाँ पे बिल्ड करना है, तो मैं इसके पहले बस बाय डायरेक्शनल डाल दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बाय डायरेक्शनल आरएनएन बिल्ड हो जाएगा। और ये मैं फिर से इसके लिए नहीं समझा रही, बिकॉज ये कोड मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट किया था, मैं जस्ट डिफरेंट मतलब न्यूरल नेटवर्क्स उस पर बिल्ड किए थे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे फिर से वही, और अभी मैं सिंपल आरएनएन की जगह पे लिखूंगी LSTM। ये मैंने LSTM यहाँ पे हमने LSTM बिल्ड किया है। ठीक है, देन उसके बाद में बाय डायरेक्शनल मैंने आपको क्या कहा था, हाँ
मैंने ये नहीं बताया आपको कि जैसे हमारा बाय डायरेक्शनल आरएनएन होता है, मैंने इसीलिए आपको ये चीज स्पेसिफाई की थी पहले कि एलएसटीएम का आर्किटेक्चर डिफरेंट है बट बाकी की सब चीजें दोनों में सेम है। तो जिस तरीके से बाय डायरेक्शनल आरएनएन बिल्ड होता है उसी तरीके से आपका एलएसटीएम भी होता है। सो एलएस बाय डायरेक्शनल एलएसटीएम के लिए बस आप क्या करोगे बताओ, अगर मुझे बाय डायरेक्शनल एलएसटीएम बिल्ड करना है तो एलएसटीएम के पहले बाय डायरेक्शनल यूज करें। करेक्ट। तो आप उस तरीके से बाय डायरेक्शनल आरएनए को बिल्ड कर सकते हो। नाउ यू कैन से कि यू नो आई डोंट नो, मतलब कोई तो इसमें ये कवर हुआ होगा, किसी कोई बैच में कवर नहीं हुआ होगा बिकॉज ये अपडेटेड सिलेबस था। तो जैसे कि नाउ जिनको नहीं पता था, नाउ दोस पीपल कैन से लाइक यू कैन बिल्ड आरएनए, डीप आरएनए, देन बाय डायरेक्शनल आरएनए, देन एलएसटीएम एंड देन बाय डायरेक्शनल एलएसटीएम। ओके, सो yes. Bidirectional LSTM same ही है ना LSTM? Could you repeat your question? Bidirectional LSTM और LSTM में फर्क क्या है? मैं आपको वही कह रही हूँ कि जो डिफरेंस सिंपल आरएनएन में और बाय डायरेक्शनल आरएनएन में था, व्हाट वाज द डिफरेंस? पीछे के भी मतलब पीछे के वर्ड को भी आगे का वर्ड का पता था। So that is the only difference between what is that normal LSTM और bidirectional LSTM, because यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ड को भी प्रीवियस वर्ड के बारे में पता है। ये तो लाइक आरएनएन और एलएसटीएम में कवर होगा, बट प्रीवियस वर्ड को भी नेक्स्ट वर्ड के बारे में पता है। ये दोनों भी लाइक बाय डायरेक्शनल आरएनएन एंड बाय डायरेक्शनल एलएसटीएम में होगा। सो गॉट इट नाउ? यही डिफरेंस है लाइक नॉर्मल आरएनएन एंड बाय डायरेक्शनल आरएनएन में, एंड देन एलएसटीएम में, एंड बाय डायरेक्शनल एलएसटीएम में। सो इज दिस क्लियर नाउ? यस, या मैम हाँ, LSTM के अलावा हम बायडायरेक्शनल आरएनए यूज करें, मतलब फॉर एग्जांपल उसमें ना फॉरगेट के यहाँ पे अगर स्टॉप वर्ड हमने पहले से निकाल दिया और फिर बाद में इनपुट में क्या जो कंजक्शन होते उससे स्पीड कर दिया, फिर नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, तो वो LSTM की तरह ही एक्ट करेगा ना? और नहीं जो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। नहीं, देखो यहाँ पे एक्चुअली मुझे आपका ये समझ गया, आपका कंसर्न मुझे समझ गया यहाँ पे कि आपको ऐसे बोलना है कि हम इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करने से अच्छा थोड़ा सा आरएनएन को ही ट्वीक कर दे, है ना, मतलब काइंड ऑफ। तो लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है कि हर एक के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। हर एक न्यूरल नेटवर्क बोल दो या हर एक अल्गोरिदम बोल दो, उसके अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। एंड मैं हमें मतलब ये आपको अभी तक पता ही चल गया होगा कि डेटा वर्किंग है ना उसकी फॉरवर्ड गेट की और इनपुट गेट और आउटपुट गेट की, उसी को मतलब ओवरकम करने से यही है ना, यही सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आप देखो थोड़ा सा कि कैसे होता है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज होती है कि आपका मतलब कैसे होता है कि आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छा मॉडल बिल्ड हो जाए, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी लगता है कि एक ऑप्टिमाइज मॉडल बिल्ड हो जाए। एक ऑप्टिमाइज मॉडल क्या होता है कि जिसमें मतलब क्या हो रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं लग रही, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी या ये जो मैंने ड्रॉबैक्स ऑफ एलएसटीएम कहे, जैसे कि उसको ट्रेनिंग के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, देन वो थोड़ा सा रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है। मेनली यहाँ पे रिसोर्सेज की बात आती है। व्हेनेवर वी से कि ऑप्टिमाइज मॉडल हमें बिल्ड करना है तो रिसोर्सेज की बात क्यों आती है, बिकॉज आप जब डिप्लॉय करते हो, आप जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल बिल्ड करोगे उतना आपका मॉडल जो है वो रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, राइट? सो आई गॉट लाइक मेरे को आपका कंसर्न अच्छे से समझा है, बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब एलएसटीएम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको ट्रेनिंग के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, या वो सारी चीजें अगर हम आरएनएन में थोड़े से चेंजेस कर लें तो फिर आरएनएन। देखो यहाँ पे एक चीज हो सकती है, क्या चीज हो सकती है,
कि आप ऑब्वियसली आपके हमेशा की प्रोसीजर, आप ये सारे के सारे मॉडल बिल्ड करके देखो, देन अगर मतलब क्या हो रहा है कि आरएनएन की और एलएसटीएम की एक्यूरेसी इतनी मतलब ज्यादा डिफर नहीं कर रही, देन यू कैन गो फॉर आरएनएन। बिकॉज क्यों, यू हैव योर ओन रीजंस की एलएसटीएम कॉम्प्लेक्स है, वो टाइम लेता है, रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम करता है, फिर आरएनएन उससे कम ही करता है, तो फिर हम लाइक वी वेंट अहेड विद आरएनएन, ठीक है। बट अगर ये दोनों की वो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में अगर ज्यादा डिफरेंस आया, देन यू शुड गो फॉर एलएसटीएम।